हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे IUCL जेई की। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जेई जिसका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, ये सारे ब्रांचेस हैं, इनके इंटरव्यू होने वाले हैं जो कि जनवरी में कंडक्ट होगा। तो आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनने का कोशिश करना। ठीक है, चलो स्टार्ट से चलते हैं। पहले हम बात करते हैं ब्रांच की। ठीक है, तो मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये डेडिकेटेड है पूरी तरीके से मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रांच। ठीक है, एंड और जो अदर ब्रांचेस के लोग हैं, ठीक है, वो भी इस वीडियो से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ IUCL में जो जॉब प्रोफाइल होता है, किस तरीके से, कौन कौन से डिवीज़न होता है, कैसे काम करता है, कौन से कैटेगरी में आता है, ये सब मैं कवर करने वाला हूँ। तो और जो अदर ब्रांचेस के हैं बंदे, वो भी इसको पूरी तरीके से देख सकते हैं और कोरिलेट कर सकते हैं अपने जो आपके जो सब्जेक्ट होंगे ना आपके, जो कि बहुत ही कोर सब्जेक्ट होंगे, उससे रिलेट कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करता हूँ मैं सबसे पहले IUCL के बारे में। ठीक है, IUCL के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो IUCL आपको पता होगा क्या है, ये एक महारत्ना कंपनी है। ठीक है, महारत्ना PSU। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और ये आपको पता होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर में जब गवर्नमेंट का शेयर 51% या उसके अबव होता है तो वो PSU में कंसिडर किया जाता है। ठीक है दोस्त, अब आते हैं बात इसके बारे में। जो महारत्ना कंपनी होता है, इनको फाइनेंशियली पावर होता है इंडिपेंडेंट डिसीजन का। ठीक है, जैसे आपको लगता होगा ना, महारत्ना है, देन नवरत्ना आता है, देन बहुत सारे जो होते हैं मिनी रत्ना कंपनीज होते हैं। ठीक है, और ये जो जितने भी हैं ये सब गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती है। ओके, अब बात करते हैं कि डिफ़र कैसे किया जाए। तो इनका जो 3 इयर्स का ना इंटरवल देखा जाता है। ठीक है, उसमें फाइनेंशियली जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगा इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का, वही महारत्ना कंपनी होता है। और वो और ये जो डिसाइड होता है वो 3 इयर्स का जो पीरियड होता है ना, इनमें कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें फाइनलाइज की जाती है। अब बात करते हैं IUCL भाई। ठीक है, अब IUCL जो है ना, IUCL सबसे पहले तो एनर्जी सेक्टर कंपनी है। ठीक है, एनर्जी सेक्टर PSU है। ओके, और जो इसके डिवीज़न है वो डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न है। जैसा कि जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट होगा, जब सिलेक्शन होगा, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न में पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेनली 3 डिवीज़न होते हैं। पाइपलाइन डिवीज़न, ठीक है, उसके बाद आपका रिफाइनरी डिवीज़न, जो कि पूरी तरीके से हार्ट है इसका, हार्ट ब्रेन जो भी कुछ कहना है सब बोल दो इसको। एंड देन आपका मार्केटिंग डिवीज़न। ठीक है, एंड एक डिवीज़न और कह सकते हैं R&D सेंटर, जो कि फरीदाबाद में है इसका। तो R&D भी होता है IUCL में। ओके भाई, लेकिन आप जब सेलेक्ट होंगे तो इन तीनों में से कहीं पे आपका पोस्टिंग होगा। बात करते हैं पाइपलाइन डिवीज़न का। देखो, पाइपलाइन डिवीज़न का काम ये होता है कि जैसे जो क्रूड होता है, ठीक है, क्रूड फॉर्म में जो ऑयल जो होता है ना, एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज से। ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्रूड डिपेंडेंस है, ठीक है, वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ पे ही है। जैसे आपका मिडिल ईस्ट की जितने भी कंट्री हो गई, ओके, देन रशिया हो गया, वियतनाम हो गया, एंड USA भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करता है इसमें। तो इस पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बट इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, इंडिया के भी अगर मैप पे जाएंगे हम, मैप की बात करें तो, ठीक है, सही से नहीं बन पाया भाई, इसके लिए सॉरी बोलूँगा, बट आप कोरिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है दोस्त, यस। अब देखो, जो ये क्रूड फॉर्म है ना, ये कहाँ से निकाला जाता है, क्योंकि ये इंडिया में भी कहीं कहीं जो रीजन है वहाँ पे इसका सोर्स है। तो ज़्यादातर तो फॉरेन कंट्रीज से ही इसको मंगाया जाता है। बट कुछ और भी हैं, जैसे आपका मुंबई हाई हो गया, ठीक है, इधर अंकलेश्वर है गुजरात में, देन इधर डिगबोई है,
और भी अदर कुछ रीजन्स हैं इस तरफ। तो मेनली आपका ये वाला रीजन, देन ये वाला, एंड नॉर्दर्न ईस्ट का ये, यहाँ से जो क्रूड है वो आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्तर की जो कंपनी होती है ना, ONGC, उन्हीं का काम होता है वेल से, जो ओल्ड वेल्स है ना, यहाँ से निकालना, सर्च करना कि कहाँ कहाँ पे जो है ये क्रूड और जो नेचुरल गैस है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना। अब जो ये कोस्टल एरिया से बाहर है, देखो ये जो है ना समंदर में है, लेकिन बट ये इंडिया के रीजन में है, कुछ नॉटिकल माइल्स तक ये इंडिया के ही रीजन में आता है। तो ये जो होता है ये ऑफशोर होता है। ठीक है, ऑफशोर हो गया, ये बाकी क्या हो गया, ऑनशोर हो गया। ठीक है, तो जब पूछा जाए आपसे कि क्रूड हमारे पास आता कहाँ से है, तो मेनली जो आता है सर फॉरेन कंट्रीज से आता है। ठीक है, और जो इंडिया में भी कुछ रीजन है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न का आप बोल सकते हैं, डिगबोई है, ऑफशोर में मुंबई हाई है, एंड अंकलेश्वर है जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे ऑनशोर से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हमने क्रूड तो निकाल दिया, लेकिन अब ये जो है ना ये हमारा रॉ मटेरियल की तरह है। ठीक है, हमें अब इससे क्या लेना है, वर्क आउटपुट लेना है भाई। ये हो गया हमारे, जैसे हीट होता है ना, हीट जो होता है हमें मिलता रहता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, क्या होता है, ये लो ग्रेड एनर्जी होता है, लेकिन हमारे ये किसी काम का नहीं है। हम क्या करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी, इस एनर्जी फॉर्म को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारा हाई ग्रेड एनर्जी है, और इसी से हम कुछ वर्क कर पाते हैं। ठीक है, टरबाइन चला पाते हैं, कंप्रेसर चला पाते हैं, रेफ्रिजरेटर चला पाते हैं। तो ये भी इसी तरीके से मान लीजिए भाई, क्योंकि ये सब एक ही तरीके से लिंक है। जितने भी आप पढ़ते हैं ना कुछ भी चीज़ें, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही है भाई। अब देखो क्रूड आ गया तुम्हारे पास, तो इस क्रूड को, ठीक है, रिफाइनरी तक कैसे पहुंचाओगे। अब आपको पता है कि IOCL की 9 रिफाइनरी है टोटल। ठीक है, अब इस 9 रिफाइनरी पे पहुंचाना है, तो इसको पहुंचाने के लिए जो सबसे मेन रोल करता है वो पाइपलाइन डिवीज़न। ठीक है, जो कि IOCL की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। ठीक है, पूरे इंडिया में। अब इसके थ्रू क्रूड आएगा, जो 9 रिफाइनरी में उसमें पहुंचेगा। साथ ही ये शिप का भी यूज किया जाता है जब ऑनशोर से ऑफशोर से लेके आते हैं, एंड रेल वैगन का भी यूज किया जाता है। ओके, अब रिफाइनरी में आने के बाद यहाँ से देखो, बहुत ही ध्यान से सुनना। रिफाइनरी में आने के बाद जब ये रिफाइनरी में आ गया, कोई सा एक रिफाइनरी है, अब यहाँ से तो क्रूड फॉर्म आया। ठीक है, अब इधर होंगे बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस, देन हमारा जो हम चाहते हैं पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन, ठीक है, और जो एविएशन फ्यूल होता है ना, यही हाई ग्रेड होता है केरोसिन का, तो ये सब निकाला जाता है इसमें से। नेफ्ता हो गया, ठीक है, LPG हो गया, ये सब रिफाइनरी में इसको डिफरेंट फ्रैक्शन कॉलम पे निकाला जाता है। लेकिन अब ये जो बीच में है, यहाँ पे प्रोसेस कौन कौन से हो रहे हैं, ये हमें थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले क्रूड होगा भाई। अब क्रूड में ये ज़रूरी नहीं है कि साफ़ हो, तो हम इसको साफ़ करेंगे, यानी डिसॉल्टर लगाएंगे, डिसॉल्टर में भेजेंगे। अब डिसॉल्टर में भेज दिया, यहाँ पे जितने भी स्केलिंग वगैरह है इसमें से निकल जाएगा। अब इसको हम जो सबसे मेन यूनिट आता है, ठीक है, कौन सा आएगा, एटमॉस्फेरिक वैक्यूम एंड डिस्टिलेशन यूनिट। ठीक है, तो ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट। देन आपका इसके बाद जो बचेगा, इसमें से जो नीचे सबसे रेजिड्यू इसके बचेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से ये जाएगा वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में। फिर यहाँ से भी जितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी जो इसका भी रेजिड्यू बचेगा वो हम कोकर में भेज देते हैं, जो कोकर यूनिट होता है। ओके, फिर हम यहाँ से भी अपना आउटपुट ले लेते हैं। होता क्या है कि ये एक तरीके से आपका फ्रैक्शनल कॉलम हो गया। ठीक है, अब अलग अलग टेम्परेचर पे जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो निकल जाएंगे, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसी तरीके से नेफ्ता हो गया। ओके, ये धीरे धीरे करके सब निकल जाएगा। अब हम पे पेट्रोल, डीजल ये सब तो आ गया। अब जैसे कुछ रेजिड्यू बचा, तो इसको और अच्छे से एक्सट्रैक्ट करने के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट पे डाल दिया। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में जितना एक्सट्रैक्ट हो सकता है उसमें से रिफाइंड कर सकते हैं, पूरी तरीके से रिफाइंड करके पेट्रोल, डीजल, नेफ्ता वगैरह निकाल लिया। अब इसमें से भी जो वैक्यूम गैस ऑयल बचा, ठीक है, उसको डाल दिया हम कुकर में। अब जो कुकर में जाएगा, कुकर में जाने के बाद ये वहाँ से कोक, बिटुमन ये सब मिलेगा हमें, एंड बाकी जो वेस्ट है वो उसको हटा देंगे। अब आता है बात करते हैं क्या होता है इसमें। यहाँ पे आ गया AD हो गया, VD हो गया। अब देखो
पेट्रोल डीजल तो निकल गया, बट हमें इसको हाई क्वालिटी चाहिए। इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हाइड्रो क्रैकिंग यूनिट में भेजते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्लूइड कैटालिटिक कन्वर्टर में भेजते हैं, ठीक है। और इससे भी नहीं होता है तो इसकी क्वालिटी जैसे डीसल्फराइज करना है, ठीक है, सल्फ़र कंटेंट को कम करना है। जैसे कि आपको पता होगा BS6 इंजन का रिक्वायरमेंट है, ये जो भारत एमिशन स्टैंडर्ड्स है, जो उसके तहत जो इंजन्स बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो फ्यूल्स हैं, जो फ्यूल लग रहे हैं, वो भी उसमें अब जो BS4 के कंपैरिजन में हम देखें तो 50% से भी कम इसमें सल्फ़र कंटेंट मतलब कम करना है, ये रिक्वायरमेंट है। ओके, अब ये सब होने के बाद अगर जैसे अभी हमें पता है कि बायोडीजल एंड जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, हम इसको प्रमोट करते हैं, तो ब्लेंडिंग यूनिट में भी जाता है वहाँ पे। तो जैसे आपको पता होगा E20 हो गया, B20 हो गया, जब बायोडीजल हो गया, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, ये सब भी फ्यूल यूज होते हैं इसकी नॉकिंग, जो एंटी नॉकिंग रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये आपका काम हो गया। फिर देन उसके बाद जब ये सब पूरा हो जाता है तो मार्केटिंग एरिया में आ गया। अब मार्केटिंग का काम है इसका जो जो डिफरेंट स्टेशन है, पेट्रोल यूनिट है, बॉटलिंग प्लांट है, यहाँ पे भेजना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये एक ओवरऑल जो है मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि IOCL जो है कैसे वर्क करता है। ओके, अब हम बात करते हैं जो बहुत ही मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, एडिशनल, ठीक है, कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंडेटरी है। उसके बाद जो आपके टेक्निकल नॉलेज है ना, टेक्निकल सब्जेक्ट, वो तो पढ़ना ही है, बट मैं ये मैंडेटरी बता रहा हूँ कि ये अलग से ज़रूर करके जाना, ठीक है। दोनों, केमिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, दोनों के लिए। सबसे पहला तो पंप का टॉपिक, टाइप्स ऑफ पंप पूरी तरीके से पता होना चाहिए। इसका क्लासिफिकेशन जैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, देन डायनेमिक पंप हो गया। डायनेमिक पंप के अंदर आ गया आपका सेंट्रीफ्यूगल, ओके। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ गया आपका रोटरी पंप, ठीक है, एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। रोटरी के अंदर स्क्रू पंप, वेन पंप, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंपल से पूछा जाएगा क्या डिफरेंस है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में होता ये है, जैसे कि अगर मैं ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का एग्जांपल दूं, ठीक है, ये आपका सक्शन से यहाँ से फ्लूइड आया, यहाँ से डिस्चार्ज होगा, ओके। अब एक बार में जितना इसने इसके अंदर सक्शन में फ्लूइड आया, ठीक है, तो ये डिस्प्लेस करके इसको हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड में डिस्चार्ज करेगा, लेकिन ट्रैप्ड अमाउंट में। एक बार में आया इतना, अब इसको पूरा को करेगा, देन भेजेगा, फिर दूसरा वाला आएगा। इस तरीके से होता है, मतलब कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में एक तो डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करके फ्लूइड को प्रेशराइज किया जाता है, एंड सेकंड इज़ दैट कि जो फ्लूइड जो फ्लो होता है वो इंटरमिटेंट फ्लो होता है, ठीक है। एक बार आया, इसको प्रेशराइज किया, फिर निकला, ठीक है, फिर एक और जो फिर दूसरा आया, अब फिर निकला, मतलब इसी तरीके से इंटरमिटेंट है, कंटिन्यूस नहीं है। बट सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल में आपका इस तरीके से होता है, इम्पेलर्स लगे होते हैं, ठीक है। इसमें आपका फ्लूइड आएगा आई में, कंटिन्यूस आता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, ये आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो है, ओके। जो और पूरे रिफाइनरी में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही यूज होता है। तो इसके बारे में तो पूरी तरीके से पढ़ लेना। जो ये प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, फोर्स्ड वॉर्टेक्स, ठीक है, फोर्स्ड वॉर्टेक्स पे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये तो पंप हो गया, एक मिनट, इसके अलावा और इसमें इंक्लूड कर लो अभी वॉल्व्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ वॉल्व जैसे ग्लोब वॉल्व हो गया, गेट वॉल्व हो गया, और बटरफ्लाई वॉल्व हो गया, इसका आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए। एंड उसके बाद आपका बॉल वॉल्व हो गया, ठीक है, NRV हो गया, फुट स्ट्रेन वॉल्व हो गया, ओके। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। साथ ही प्रेशर सेफ्टी वॉल्व एंड प्रेशर रिलीफ वॉल्व, इन दोनों के बीच में ज़रूर डिफरेंस पूछेगा, तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ। जो प्रेशर सेफ्टी वॉल्व होता है ना, ये इसका एक प्रेशर लिमिट सेट किया जाता है, ठीक है। उसी प्रेशर लिमिट पे आने के बाद एकदम से पॉपअप साउंड होगा और वहाँ से जो फ्लूइड है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बट प्रेशर रिलीफ वॉल्व में ग्रेजुअली जो आपका इधर स्प्रिंग लगा होता है उठता है, और यहाँ से ग्रेजुअली जो फ्लूइड है वो पास होता रहता है, और जो प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जाता है। देन इसके अंदर जो मीडियम होता है वो जनरली गैस मीडियम होता है, और इसके अंदर जो होता है वो फ्लूइड होता है,
ठीक है। कंस्ट्रक्शन थोड़ा इस टाइप का होता है। ये आपका थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ किस टाइप का होता है इसका कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है। अब ये इधर आपका स्प्रिंग हो गया, पूरा स्प्रिंग रहेगा, और इस तरफ यहाँ से फ्लूइड आता है, यहाँ से। ठीक है। इधर डिस्क रहता है, डिस्क से ये जॉइंट होता है। ये जो डिस्क है ये ग्रेजुअली ऊपर और का सेम रहता है दोनों का कंस्ट्रक्शन। ठीक है। हल्का सा डिफ़र करता है बस सेटिंग ऑफ प्रेशर पे। ओके, तो ये सब आपको बता दिया हूँ। अब आपके सब्जेक्ट्स जो मेन आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स में बात करूँ तो दोनों के लिए बता रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, एकदम रेडी रखना अपना, और ये दोनों के लिए। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। ओके, और मैकेनिकल वालों के लिए बोल रहा हूँ पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जो कि थर्मल पार्ट ही हो गया आपका। उसके बाद जो फ्लूइड मशीनरीज होते हैं, पंप हो गया, टरबाइन हो गया। ठीक है भाई। और थोड़ा बहुत जो कूलिंग टावर वगैरह है ना, इसके बारे में भी देख लेना। कूलिंग टावर, कंडेंसर, ये पार्ट जो है ये पावर प्लांट का ही है। ओके भाई। और ये हीट एक्सचेंजर जो है ना, टरबाइन हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया, ये सब के बारे में। हीट एक्सचेंजर ये केमिकल वाले ज़रूर देखना भाई, तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बाकी आपके जो केमिकल वालों के जो और आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे ना, उसको ज़रूर पढ़ लेना। ओके, तो इतना करके जाना है आपको, ताकि और बाकी मैकेनिकल वाले के लिए बोले तो आईसी इंजन वगैरह। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्यूल रिलेटेड ज़रूर पूछेगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है। ठीक है, आईसी इंजन में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है अभी, और कौन से अल्टरनेटिव फ्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना। रिन्यूएबल सोर्स में, ये सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम अभी बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स लगाते हैं, रूफ टॉप लगाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और पॉल्यूशन एमिशंस को कैसे कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अलग से आप इसके बारे में जानकारी रखना। ठीक है, होप करता हूँ मैंने पूरा वीडियो सही से समझाने की कोशिश किया है। ब्रांच भी हो गया आपका, ये जॉब प्रोफाइल सब्जेक्ट मैंडेटरी भी बता दिया। तो अब आपको थोड़ा डरने की कम ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है बट कम है, क्योंकि लगभग जो है मैंने कवर कर दिया। आप इतना करके चले जाओगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इतना मैंडेटरी है। लेकिन बाकी आपका जो एचआर बेस्ड क्वेश्चन होता है कि आपका इंट्रो, ठीक है, इंट्रो थोड़ा अच्छा से कर लेना। देन जो आपने कुछ समर ट्रेनिंग वगैरह किया होगा डिप्लोमा में, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। एंड उसके बाद जो आपका आता है, इंट्रो हो गया, समर ट्रेनिंग हो गया, आप ये आईयूसीएल को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ना क्वेश्चन में आपको अटकना नहीं है, सीधा बताना आपका हॉबीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड जो थोड़े क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेना। ठीक है दोस्त, होप करता हूँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और जो बंदे देख रहे हैं इसको और जो आगे देखेंगे, ठीक है, आपका क्या काम है भाई, एफर्ट से बना रहा हूँ मैं, तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ये 2 चीज़ करना। और जो नए आए हैं इसमें देखने वाले, सब्सक्राइब भी करके जाना भाई। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में जो आपके डाउट हैं वो ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और कोई दूसरा वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।